देखिए, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल से हमें इलेक्शन वाला फीलिंग मालूम पड़ता है। बॉन्ड्स एक तरीके का होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होता है जिससे आप कुछ मनी का लेन-देन कर सकते हैं। अभी हुआ ये कि हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये बोला कि जितने भी लोगों ने बॉन्ड्स, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने बॉन्ड्स खरीदे हैं या फिर जो ट्रांजेक्शन हुआ है उनकी डिटेल्स उनको दे दीजिए। और इसमें काफी दिक्कतें और काफी प्रॉब्लम्स या फिर आप ये बोल सकते हो काफी डिबेट चल रही है। कारण ये है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका फायदा उठाया नहीं उठाया। और जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज ने फायदा उठाया या नहीं उठाया, तो अब हमें ये समझना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किस तरीके से फायदा होता है या फिर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। तो देखिए, दिया हुआ है, स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को आई थिंक, और वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ जी, वो बता दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या चीज है और इसकी यूटिलिटी क्या है उसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, तो मैं स्क्रीन पे जूम कर रहा हूँ। द इलेक्टोरल बॉन्ड्स सिस्टम इंट्रोड्यूस थ्रू अ फाइनेंशियल बिल इन 2017। देखो, मैं अब टॉपिक के साथ साथ बहुत सारी चीजें यहीं पे क्लियर करता हुआ चलूंगा, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को। फाइनेंशियल बिल का मतलब, फाइनेंस बिल का मीनिंग ये होता है कि इसको पास करवाने के लिए या अप्रूव कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की रिक्वायरमेंट है। जैसे अपन लोग मनी बिल के नाम से भी समझते हैं। तो कहने वाली बात ये हुई कि राज्यसभा के अंदर ये पास हो या ना हो, 14 डेज में अप्रूवल मिल ही जाएगा। तो 2017 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और क्योंकि आज के टाइम में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अप्रूव हो गया। एंड इम्प्लीमेंटेड इन 2018 provides a method for individuals and entities to contribute donations to registered political parties while preserving the anonymity of the donors। अब इसका मीनिंग क्या है? दो तीन चीज समझो यहाँ पे कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई एंटिटी, इंडिविजुअल मतलब जैसे आप और मैं लोग हैं वो, एंटिटी मतलब कोई कंपनी है वो, दोनों ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डोनेशन के लिए। और डोनेशन किसको दिया जाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाएगा। अब समझो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि जैसे आप लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी एक पर्सन है, और मान लीजिए आप में से किसी की एक पॉलिटिकल पार्टी है, और कोई आप में से ही कोई एक ऐसा पर्सन है जो बिजनेसमैन है, बिजनेस है जिसका, या फिर वो इंडिविजुअल है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कोई ए पर्सन है और ये एक पी पॉलिटिकल पार्टी है। आपको क्या लगता है, ए कोई भी डोनेशन पी को अपनी मर्जी से कब दे सकता है? मतलब ए अगर एक पर्सन है और उसे एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है, तो उस केस में वो डोनेशन कब देगा? तो पहली जो हमारी एक नॉर्मल समझ है वो ये है कि ए के पास इतना ज्यादा पैसा हो, यानी मनी हो, कि उसकी खुद की नीड्स फुलफिल हो रही हो, इसके बाद बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी उसके पास है, तब वो क्या सोचेगा कि मैं डोनेट कर देता हूँ कुछ अमाउंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को। तो हमें सही भी लगता है कि यार ठीक है, उसे डोनेट कर दिया। दूसरी बात क्या हो सकती है कि मान लीजिए ए के पास इसकी रिक्वायरमेंट है 100 रुपीज की, और इसके पास बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट इसके पास मान लीजिए कि 110 रुपीज है, और उस केस में 5 रुपए डोनेट कर देता है। दोनों बातें सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, हमें ये बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि डोनेट किसने किया। अनोनिमिटी का मतलब होता है उसका नाम पब्लिक नहीं होगा, पहली चीज जिसने डोनेट किया। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा,
तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार थोड़ा घपला हो सकता है इसके अंदर। घपला कैसे कि मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने चंदा दिया, मतलब डोनेशन दिया, वो जीत गई और फिर आप उससे बेनिफिट ले रहे हो अपना, ऐसा हो सकता है ना। बाकी लोगों को तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा कुछ हो सकता था और ऐसा हुआ भी है। अब मतलब बिल्कुल हकीकत में हुआ है कि नहीं हुआ है वो अलग बात है, बट ऐसा कयास है या फिर ऐसे अजम्पशन है कि ऐसा हुआ है। तो पहला तो अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है वो क्या क्या है, देखिएगा एक बार। सॉरी। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 2017 मतलब 18 के अंदर फाइनेंस बिल के फॉर्म में लाया गया था, तो पहली बात। दूसरा, इंडिविजुअल या एंटिटी डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को, और अनोनिमिटी बनी रहेगी, यानी पब्लिकली नाम ओपन नहीं होगा। उसी की हिंदी यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। चुनावी बॉन्ड प्रणाली को 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया और 2018 में कार्यान्वित किया गया। यह व्यक्तियों और संगठनों को पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों को अनुदान देने का एक तरीका प्रदान करता है, जबकि दाताओं की गुप्तता, यानी नाम उनका पब्लिकली नहीं लाया जाएगा, नाम गुप्त रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा। ये तो हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इसमें फीचर्स क्या क्या है, तो समझिए पहले तो फीचर्स क्या है इसके अंदर। तो पहला देखिए फीचर में मैं ये आप फोटो साइड में देख सकते हो, यहाँ पे 2-3 चीजें दिख रही हैं आपको। एक तो SBI लिखा हुआ दिख रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिख रहा है, और ये इलेक्शन कमीशन वाला सिंबल, इसका भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब इसका थोड़ा फीचर समझिए। फीचर क्या है? द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं SBI, issues electoral bond in denomination of rupees 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 करोड़। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये बॉन्ड निकाले जाएंगे वो SBI निकालेगा, पहली बात तो। और हम लोगों को मालूम भी है कि SBI हमारी कंट्री का गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और इसे ट्रस्ट डेवलप होता है। तो पहले तो ट्रस्ट हो गया। दूसरी बात, डिनोमिनेशन, यानी उस बॉन्ड की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है। तो बॉन्ड की वैल्यू होगी 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो बहुत कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप समझो इस चीज को तो ये कैसे सोचा गया होगा। ऐसे सोचा गया होगा, मान लीजिए कि 1,000 रुपए, एक जीरो और बढ़ाया 10,000 हो गए, एक जीरो और बढ़ाया 1 लाख हो गया, एक जीरो और बढ़ाया 10 लाख, फिर 1 करोड़। इस तरीके से जस्ट कि बॉन्ड बनाना भी इजी है। ये बॉन्ड की वैल्यू थी कि इतने इतने रुपए का डोनेशन आप, मतलब बॉन्ड खरीदोगे तो डोनेशन उसमें मिल जाएगा। दे आर पेएबल टू द बेरियर, सॉरी बियरर, बियरर यानी जिसके पास ये बॉन्ड होगा, ऑन डिमांड एंड आर इंटरेस्ट फ्री। दीज बॉन्ड्स कैन बी परचेज्ड बाय इंडियन सिटीजन्स और एंटिटीज established in India either individually or jointly with other individuals। मतलब पूरी फ्रीडम है, खुद अकेले खरीद लो, मिलकर खरीद लो, कंपनी खरीद ले, कोई भी खरीद सकता है इसको, है ना, इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, वो ले पाएगा इसको। आगे देखिए, दे रिमेन वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज। इसका मीनिंग हुआ 15 दिन के लिए वो वैलिड रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। अब इसका मीनिंग क्या वो समझिए। देखो कि एक बॉन्ड खरीदा, मान लो 1 करोड़ का बॉन्ड लिया, इसकी 15 दिन की वैलिडिटी है। ये एक कंपनी, मान लीजिए एक पर्सन ने बॉन्ड खरीदा 1 करोड़ का, ये बॉन्ड बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाएगा और पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के अंदर ये रुपए निकाल सकती है, अपने अकाउंट में ले लेगी वो। अगर ले लिया तो ठीक अपने अकाउंट में, और अगर ये बॉन्ड 15 दिन से ज्यादा पुराना हो गया तो पूरा का पूरा जो अमाउंट होगा ना वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में चला जाएगा। मतलब जो प्रधानमंत्री के वो एक तरीके से होती है ना पब्लिक के वेलफेयर के लिए, भी इसमें हम बात करेंगे, तो उसमें वो चला जाएगा। तो कहने वाली बात ये है, अगर उस कोर्स में चला गया फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। असली खेल क्या हो रहा है कि 15 दिनों के अंदर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको यूज में ले लेती है। तो इसी का आप हिंदी समझिए। भारतीय स्टेट बैंक राशियों को 1,000 रुपए,
10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए की मुद्रा में जारी करता है इस बॉन्ड को। इन्हें दायरेदार मतलब जिसने भी खरीदा के अनुरोध पर और ब्याज रहित माना जाता है। ये बॉन्ड भारतीय नागरिकों या भारत में स्थापित संगठनों द्वारा खरीदे जा सकते हैं, या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ कंबाइंड रूप में, यानी अकेले खरीद पाओ अकेले खरीद लो, 2-3 लोग मिलकर खरीदना चाहो मिलकर खरीद लो। इन्हें जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिनों के लिए मान्य रहते हैं, 15 दिनों के अंदर इसको आपको कैश में कन्वर्ट करवाना होगा। अब थोड़ा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको कि सपोज कर लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप बैंक में गए, आपने बोला कि भैया हमें खरीदना है बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, तो आप बैंक को 1 लाख रुपए दोगे, बदले में आपको मिल जाएगा बॉन्ड। ये बॉन्ड आपके पास रखा हुआ है, आप इसको होल्ड करते हो, बियरर हो गए आप, बियरर। यही बॉन्ड बाद में सॉरी थोड़ी खांसी है, बाद में मतलब विद इन 15 डेज कोई पॉलिटिकल पार्टी जाकर इसको कैश में कन्वर्ट करवा लेगी दोबारा से। यानी यही बॉन्ड जाके एसबीआई के अंदर जाएगा कोई पॉलिटिकल पार्टी और वो बोलेगा कि ये हमारे पास बॉन्ड है, लाओ रुपए दो, तो वो रुपए को यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा खेल है। यानी कहने वाली बात ये होगी कि ए पर्सन से रुपीस पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंच जाते हैं इस तरीके से। अब इसमें एक दो चीजें आपको ऐसे भी लगेगी कि यार ए ऐसा करेगा ही क्यों। तो पहला तो ये है कि जो लिखने वाली बात होती है, पेपरों में जो लिखना है, आपको एग्जाम में जो लिखना है वो ये है कि डोनेशन करना है उसे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए, और वो सारी बातें आप लिख सकते हो, अच्छी बात है। दूसरा, जो रियलिटी अगर हम समझना चाहें थोड़ा बहुत तो उसे समझेंगे इस तरीके से कि तो टैक्स में रिबेट मिल जाएगी इससे। तो पहला क्या हुआ, टैक्स में रिबेट। और दूसरा, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टीज को ये बॉन्ड जाएंगे, अगर वो रूलिंग गवर्नमेंट बनती है तो हो सकता है उस पर्सन को फायदा हो जाए या फायदा उस कंपनी को मिल जाए जिस कंपनी ने वो बॉन्ड्स खरीदे थे। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आई बात आप लोगों को, बॉन्ड से रियल में और ऑफिशियल फायदा क्या हो सकता है खरीदने वाले इंसान को। हाँ जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं आता? ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग जान ही रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि जिसका मन है वही बॉन्ड इश्यू कर सकता है। हमारी कंट्री में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही ये अथॉरिटी दी गई है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू कर सकते हो, ठीक है, और वो भी विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू स्पेसिफाइड ब्रांचेस ऑफ बैंक। स्पेसिफिक ब्रांच पर ही मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि आप किसी गांव की ब्रांच में गए और बोल रहे हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए, नहीं। दूसरा, ऐसा भी नहीं कि हर टाइम मिलेगा, नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, एक टेन्योर होगा, डे डिसाइडेड होंगे, तभी जाकर आप खरीद सकते हो। कहां से? एसबीआई से, ठीक है। अगली चीज देखिए, कौन से लोग इसको मतलब रिडीम कर सकते हैं। रिडीम का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको एक पेपर पे लिख के दिया 1 करोड़ रुपया, है ना, तो वो लिख तो दिया, पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, उस पेपर से रुपए कैसे मिलेंगे, है ना, उसे बोलते हैं रिडीम। तो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इसको यूज कर सकती है या फिर एलिजिबल कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज eligible to receive electoral bonds are those registered under section 29A and the representation of people act 1951। यानी कहने वाली बात यह कुल मिला के कि वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए and have obtained at least 1% of the vote cast in the most recent general election to either the House of People or the Legislative Assembly। यानी उसको कम से कम 1% वोट मिला हो, है ना, 1% वोट मिला हो हाउस ऑफ पीपल्स में, या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट के अंदर, वो पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए एलिजिबल है। तो रजिस्टर्ड होना जरूरी है ना। और रजिस्टर्ड की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी पार्टी रजिस्टर्ड होती है खास तौर पे? नेशनल पार्टी जितनी भी है ना। तो ये हम मान सकते हैं कि ये नेशनल पार्टी है हमारी कंट्री के अंदर, है ना, कुछ बढ़ती घटती रहती है एक आध तो।
तो इस तरीके से जो पार्टी रजिस्टर्ड है उनको इसमें से ये फंड यूज करने का राइट मिल सकता है। इसी का हिंदी समझ लीजिए एक बार। निर्वाचन नियमावली के आधार पर 29A यानी निर्वाचन का जो नियम कायदा का जो एक नंबर होता है उसमें धारा 29A के तहत जितनी भी पार्टियां पंजीकृत होती हैं में से केवल वे पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने की पात्र होती हैं। मतलब जितनी मतलब जैसे हमारी कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो 575 से ज्यादा पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, है ना। लेकिन उनमें से वही पार्टियां इसके लिए एलिजिबल हो सकती हैं जो लोकसभा या विधानसभा के अंदर इलेक्शन फाइट करती हो और कम से कम जिनको 1% वोट मिला हो, 1% वोट मिला होगा वो पार्टी यहाँ पे इस फंड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो किस तरीके से बॉन्ड को खरीदा जाएगा। ये फोटो भी थोड़ा आप समझेंगे इस चीज को। इसका मतलब ये है कि पैसा एक से दूसरे के पास पहुंच रहा है ना, मनी ट्रांसफर हो रही है पर्सन दूसरे पर्सन के पास। और नीचे जो दी हुई है वो चेक की फोटो दी हुई है, चेक। जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया होगा 9th या 10th क्लास का, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि चेक क्या होता है। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने यूज भी किया होगा अपनी लाइफ में चेक को, कैसे उससे हम चेक देते हैं किसी को, किस तरीके से मनी का ट्रांसफर उसमें होता है। अब देखो परचेज एंड एनकैशमेंट। परचेज मतलब कौन लोग खरीदेंगे और कैसे खरीदेंगे, प्लस वो कैश में कन्वर्ट कैसे होगा, इसके बारे में समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी अक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिकली और बाय यूजिंग चेक्स। अगर आपको बॉन्ड खरीदना है तो ऑनलाइन खरीद सकते हो पेमेंट करके या फिर चेक के थ्रू। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन कैसे हो सकता है, जैसे आज के टाइम में हम लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं, ऐसे ही आरबीआई की साइट पर जाकर तो एसबीआई की साइट पे जाके आप इलेक्ट्रॉनिकली खरीद सकते हो या फिर इसको चेक के थ्रू खरीदा जा सकता है। Redemption is permitted solely through an authorized bank account belonging to the political party. जो खरीद तो सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिकली खरीद सकते हो, चेक के थ्रू खरीद सकते हो, लेकिन जब इसका रिडेम्पशन होगा, रिडेम्पशन मतलब बॉन्ड के अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अपना नाम राम है और हमने अपने अकाउंट में इसको ट्रांसफर करवा लिया, तो ऐसा नहीं होगा। ये किसमें ट्रांसफर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में, किसी इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट में ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर हो पाएगा ये, पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट के अंदर। इसी का हिंदी देख लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से या चेक का उपयोग करके खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, रिश्वत विशेषज्ञ बैंक खाते, मतलब अभी थोड़ा सा रिश्वत लिखा हुआ है बट समझिएगा आप लोग कि बैंक खाते के माध्यम से केवल राजनीतिक पार्टी के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही संग्रहण किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में ही इसके थ्रू मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रुपए कैसे आएंगे, तो ये हो गया मनी का ट्रांसफर और ये है चेक, है ना। ये चेक आपने पहले भी देखा होगा, रियल में भी देखा होगा, बट अदरवाइज फोटो आप इसकी आपने देख सकते हो। अगली चीज समझिए, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम कर दिया, इसमें जो एक दिक्कत जो है वो है ट्रांसपेरेंसी की, कि थोड़ा पारदर्शी मामला नहीं है और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी इश्यू आ रही है। तो वो क्या दिक्कतें हैं वो समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। Parties are required to register their bank accounts with the Election Commission of India। तो दूसरी बात ये भी अच्छी है कि पहले आपको वो बैंक अकाउंट जो पॉलिटिकल पार्टी का बैंक अकाउंट है वो बताना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। डोनेशंस आर रूटेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अब देखो ये अपने एंड पर बोलना काफी अच्छी बात है कि क्योंकि लेन देन जो है वो कैश में नहीं हो रहा है, मतलब एक इंसान बोरी भर के रुपए लेके आया और दूसरे को दे दिया, ऐसा नहीं है। जितना भी चीजें यहाँ पे हो रही है वो सब कुछ बैंक अकाउंट के थ्रू हो रही है। और जब भी कभी ट्रांजेक्शन किसी बैंक के थ्रू होते हैं तो उनको ट्रैक करना आसान होता है ना, पता लगाना आसान होता है कि मनी कहाँ से आई और कहाँ पे गई।
तो ये एंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी को। पॉलिटिकल पार्टीज आर अकाउंटेबल फॉर डिटेलिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड दे रिसीव। और क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है, तो पॉलिटिकल पार्टी ही रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि कहाँ पे खर्च किया, कहाँ पे नहीं खर्च किया, वो सब बातें वही बताएंगे। अब यहाँ पे इसकी हिंदी समझ लीजिए। राजनीतिक पार्टियों को भारतीय चुनाव आयोग के साथ अपने बैंक खाते का खुलासा करना आवश्यक है। दान जो डोनेशन मिल रहा है बैंकिंग चैनल के माध्यम से किए जाते हैं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। क्यों कर रहे हैं सब लोग? कि जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। राजनीतिक पार्टियों को प्राप्त धन के उपयोग का विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होती है। यानी कल अगर पूछ लिया जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से कि जो मनी आई थी वो कहाँ गई, तो वो बताएंगे, है ना। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। कौन सी दो चीजें डेवलप होती है इससे? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब तीसरी बात कर लेते हैं, बेनिफिट्स क्या है ना। किसको बेनिफिट हो रहा है, किसको फायदा, किसी को तो फायदा हो ही रहा होगा ना एटलीस्ट, क्योंकि कोई भी चीज किसी ना किसी फायदे के लिए शुरुआत की जाती है। तो बेनिफिट्स क्या है वो समझते हैं इसके। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला तो ये हो रहा है कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रुपए जो आएंगे वो बैंक अकाउंट के थ्रू आएंगे, पहले की तरह नहीं है कि बस बोरियां भर के लेके आए और दे दिया। तो कितना पॉलिटिकल पार्टी के पास मनी आ रहा है और कहाँ जा रहा है, दोनों चीजें थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी रिवीलिंग हाउ डोनेशंस आर यूटिलाइज्ड। फिर ये भी देखा जाएगा कि जो डोनेशन आए थे वो कहाँ पे खर्च हुआ, तो पॉलिटिकल पार्टी अकाउंटेबल भी हो जाएंगी। फिर अगली चीज क्या है, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है तो डिस्करेजमेंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। ये सारी बातें लिखने के लिए है ना, एग्जाम में लिखने के लिए है। हालांकि रियलिटी में हम लोग जानते हैं कि डिस्करेज हो तो रहा है, मतलब कैश का यूज थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम हो गया। अभी भी जो चीजें थोड़ा सा ग्रे या डार्क साइड की होती है वहां पे कैश ट्रांजेक्शन ही हो रहे होते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ द अनोनिमिटी ऑफ डोनर्स, और प्लस ये फायदा भी है कि नाम मालूम नहीं पड़ेगा कि किसने ये डोनेशन दिया। ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसके बेनिफिट्स हिंदी में समझते हैं। हिंदी में क्या दिए हुए हैं कि राजनीतिक पार्टियों के वित्त पर बढ़ी हुई पारदर्शिता, इससे हमें तरीके से ट्रांसपेरेंसी बारे मालूम पड़ेगा। दान के उपयोग का खुलासा करने में जवाबदेही, मतलब कितना अमाउंट दिया गया है, कहाँ पे खर्च होगा, ये सुनिश्चित होता है। नगद लेन देन को नकारना, मतलब कम यूज होगा नगद लेन देन। और दाताओं की गुप्तता की रक्षा, मालूम नहीं पड़ेगा कि मनी किसने दिया था। अब दिक्कत कहाँ पे आ गई? What are the issues associated with the electoral bond scheme? दिक्कत क्या है? क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको देखकर लग रहा है कि यार बड़ा सही मामला है, बढ़िया है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, फंडिंग मालूम पड़ जाएगी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी मिली, कैश का यूज कम हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन तब भी दिक्कत क्या है, तो वो समझिए आप कि इश्यूज क्या क्या है। तो पहला इश्यू पहला इश्यू क्या है? चैलेंजिंग इट्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। मतलब जो पूरी कहानी हमने सुनी वो फंडामेंटली गलत है। मतलब जैसे कि मान लो आप डिफाइन करो कि यार हर दिन सिर्फ और सिर्फ बर्गर खाना सही होता है, और आप उसको डिफाइन कर दो कि यार बर्गर इसलिए खाना चाहिए कि उसमें चीज होता है, उसमें पनीर होता है, टमाटो होता है, वेजीज होती है। अब कोई आपसे बोले कि यार खूबियां समझ ली, लेकिन मुद्दा ये है कि बर्गर अपने आप में ही गलत चीज है, फंडामेंटली गलत है, कि बर्गर खाओगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी। तो वैसे ही चीज ये है कि हमने भले ही इलेक्ट्रल बॉन्ड की काफी फायदे देख लिए हो, लेकिन फंडामेंटली इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है तो वही संदेह में है, उसी के लिए चैलेंज है। तो देखिए पहला क्या चैलेंज है उसमें वो समझिए। द प्राइमरी क्रिटिक of the electoral bonds scheme is that it is undermines its intended purpose, which is to enhance transparency in election financing. Critics contend that the anonymity offered by the electoral bonds primarily benefit the
जनरल पब्लिक एंड अपोजिशन पार्टीज। देखो, जैसे कि बॉन्ड्स आने पर जो फायदा बोला जा रहा था वो ये बोला जा रहा था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, बट नहीं भैया, हकीकत में देखा जाए तो इसमें तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। किसने पैसे दिए मालूम ही नहीं चल रहा है ना? और वो रुपया कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली गया, हकीकत में तो ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है ना? किसके पैसे किसके पास पहुंचे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ पैसे आए थे और कुछ पैसे गए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को गए होंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मालूम। उसे अगर एग्जैक्ट मालूम होगा तो ही ट्रांसपेरेंसी है, अदरवाइज तो नहीं है। ठीक है, तो इसकी हिंदी में ही समझा जाएगा आपको कि इसकी मूल विचारधारा का ही विरोध है। जो मूल विचारधारा है ना वही गड़बड़ है इसके अंदर। कैसे गड़बड़ है? चुनावी बॉन्ड योजना की मुख्य आलोचना यह है कि यह इस उद्देश्य मतलब उस उद्देश्य को खत्म करता है जिसके लिए यह बनाई गई थी। ये क्या चीज है कि बेसिकली बॉन्ड बनाया गया था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ी नहीं। तो बोला गया कि जिस वजह से लाया गया था वो तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है, वही मुद्दा फुलफिल नहीं हो रहा है। तो उदाहरण के लिए आलोचकों का कहना है कि चुनावी बॉन्ड की गुप्तचरता केवल व्यापक जनता और विपक्षी दलों के लिए है। मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी किसके लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है? आम जनता को नहीं मालूम, विपक्षी दलों को नहीं मालूम, लेकिन जिस पार्टी ने दिया और जिसने कैश करवा लिया उनको आपस में तो मालूम है। और किन लोगों को नहीं मालूम है? आम पब्लिक को नहीं मालूम, और जो ऑपोजिशन पार्टीज होंगी उनको नहीं मालूम। तो ये तो गलत हो गया। अगर मालूम हो तो सबको मालूम हो, और नहीं मालूम हो तो किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। तो पहला जो मूल कॉन्सेप्ट है वही गलत हो गया। तो पहली बात तो क्या हुआ, जो फंडामेंटल था, बेसिक था, वही इसका थोड़ा सा क्रिटिसाइज हो गया। पहली दिक्कत तो ये। दूसरा दूसरा ये माना जाता है पोटेंशियल फॉर कोइन का मतलब होता है थोड़ा दबाव, इससे दबाव बनता है। किन पर बनता है वो समझो आप। The sale of these bonds through a government-owned bank like SBI raises concern about the government's ability to identify individual funding opposition parties. अब ऐसा समझो आप कि बैंक SBI किसकी है? गवर्नमेंट की है। मनी किसके पास आ रहा है? गवर्नमेंट की बैंक के पास आ रहा है। तो संभावना किसी की ज्यादा है कि ये जो बॉन्ड्स आ रहे हैं उनको इजीली रिडीम कौन करवा पाएगा? गवर्नमेंट। क्योंकि प्राइवेट पर्सन को तो मौका मिल मतलब जो गवर्नमेंट में नहीं है उसको फायदा मिल ही नहीं पाएगा। तो ऑपोजिशन पार्टीज को हो सकता है प्रॉपर फंडिंग ना मिल पाए, ज्यादा फायदा किसको मिल जाए? जो रूलिंग गवर्नमेंट है। तो दिस सिनेरियो क्रिएट्स opportunities for the ruling government to potentially court funds, particularly from large corporations, or retaliate against them for not supporting the incumbent party, thereby unfairly favoring the party in power। कुल मिला के बात ये हुआ कि क्योंकि गवर्नमेंट की बैंक इसमें इन्वॉल्व है, तो जो ये फंड्स आएंगे वो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू आएगा, और वो हो सकता है जो लोग उस टाइम गवर्नमेंट में हैं उन्हीं को फायदा हो। इनकम्बेंट पार्टी का मतलब है रूलिंग पार्टी, जो उस टाइम पावर में है, उन्हीं को फायदा हो जाए, ऑपोजिशन पार्टी को फायदा ना हो। और सिंपल सी बात है ना, मान लो आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और आपको बांटने के लिए बोला जाए तो ये पहले अपने परिवार को बांटोगे या पब्लिक को बांटोगे? सिंपल सी बात है, पहले खुद को बांटोगे, अपने परिवार को दे दोगे। तो वही चीज यहाँ पे मानी जा रही है ना। रियल है कि नहीं है पता नहीं, हम बस अजम्पशंस देख रहे हैं। तो देखिए को हिंदी में, ऐसे बॉन्डों की बिक्री एक सरकारी बैंक के माध्यम से होने का तथ्य सरकार को साफ दिखता है कि यह वह सटीकता से जानती है कि उसके विरोधियों को कौन वित्त प्रदान कर रहा है। मतलब कहने वाली बात ये भी है कि मान लो जब रुपए दिए जाएंगे और किसी ऑपोजिशन पार्टी को अगर दिया गया रुपया, तो ये उनको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा ये आदमी दे रहा है, देख लेंगे इसको भी। मान लो कोई कंपनी है सी नाम से, ठीक है, उसने कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को दिया, सपोज कर लो आम आदमी पार्टी को दिया, है ना, आम आदमी पार्टी को दे दिया मनी, तो इनको मालूम पड़ जाएगा। गवर्नमेंट की एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक बता देगा गवर्नमेंट को कि यार ये सी पर्सन है जो आम आदमी पार्टी को रुपए दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि
वो पता लगा लेंगे किसने रुपए दिया दूसरी पार्टी को, और जब खुद को ही गवर्नमेंट को ही मिलेगा तो वो चुपचाप नाम बताएंगे ही नहीं दूसरे को। तो ऐसा हो सकता है। तो इससे आज की सरकार को उसके विपक्षी या बड़े कंपनियों से खासकर धन को दबाने की संभावना होती है, या उन्हें शासकीय पार्टियों को धन नहीं प्रदान करने के लिए उन्हें पीड़ित करने की संभावना होती है। शासकीय पार्टी ना रूलिंग पार्टी को पैसे नहीं दिए तो पीटो उसको, ना पकड़ लो, छापा डलवा दो, ईडी इनकम टैक्स रेड डलवा दो, ऐसा कर सकते हैं। जो किसी भी तरह से शासन में पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान कर सकता है। तो जो पार्टी रूलिंग होगी उसको फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर उसको पैसे नहीं दिए तो वो उस पर्सन के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर ईडी इनकम टैक्स का छापा डाल सकते हैं जिन्होंने ऑपोजिशन पार्टी को फंड दिया होगा। तो आपको समझ में आएगी दूसरी दिक्कत क्या थी इन बॉन्ड्स के साथ। तीसरी दिक्कत की बात करते हैं। तीसरा देखिए सॉरी, थर्ड प्रॉब्लम क्या है, अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो हमें समझ में आ ही रहा है कि ये खतरा है लोकतंत्र को। कैसे? बाय अमेंडिंग द फाइनेंस एक्ट of 2017, the central government has granted political parties an exemptions for disclosing donation received by electoral bonds. इसका मतलब क्या हुआ कि 2017 में इस एक्ट को चेंज करके बोल दिया गया था कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त धन जो भी दान मिलेगा खुलासा करो नहीं करो आपकी मर्जी है। अब सोचो, पैसे आए बताने कि नहीं बताने आपकी मर्जी है, ऐसा बोल दिया गया। तो कौन ही बताएगा? सपोज कर लो आपको 2 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप दुनिया को थोड़ा बोलोगे कि इस पर्सन ने दिए, चुपचाप रख के बैठ जाओगे। तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज को बताने की जरूरत नहीं है किसने पैसे दिए। तो एज अ रिजल्ट वोटर रिमेन अनअवेयर of the identities of individual donors, companies or organizations funding specific parties and the magnitude of their contribution। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कौन से ग्रुप ने या फिर कौन से बिजनेसमैन ने कितना पैसा दिया है ना, ये भी नहीं मालूम आम जनता को। ठीक है, पैसे दिए जा रहे हैं तो उसे फायदा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वो कंपनी अपने आप में जानता है कि हमें किसको पैसे दिए, और वो पॉलिटिकल पार्टी भी ये जानती है कि हमें कहाँ से पैसा आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सेटिंग हो गई। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को खतरा है, इससे लोकतंत्र को खतरा है। तो इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी however citizens vote for individuals who will represent their interest in parliament। तो कहने की वाली बात ये कि भाई लोकतंत्र में नागरिकों का भला होना चाहिए, नागरिकों के पास सारी नॉलेज होनी चाहिए, और उन्हीं को ये नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो ये दिक्कत थी थोड़ी सी, हिंदी में समझिए इसका। तो अब पार्टियों को बॉन्ड के बारे में नहीं बताना है तो इसका मतलब ये है कि मतदाताओं को यह नहीं पता चलेगा कि कौन व्यक्ति, कंपनी या संगठन किस पार्टी को कितना पैसे दे रहे हैं। वित्त यानी पैसा। हालांकि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में नागरिक संसद में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के लिए वोट करते हैं। मतलब अब इसका मतलब वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट करते हैं, फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के लिए, उनके लिए तो वो वोट करते ही है ना, लेकिन उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तो जो लोग वोट कर रहे हैं भाई उन्हीं को फायदा नहीं हो पा रहा है, यही दिक्कत वाली बात है। तो ये था तीसरा कंसर्न। अगला कंसर्न क्या है? अंडरमाइन द राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? हर किसी को राइट है जानने का, राइट टू इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रही है। सोचो, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली affirmed that the right to know particularly concerning election is inherent to the right to freedom of expressions and enshrined in Article 19 of the Indian Constitution। इसका मतलब ये हुआ
आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पॉलिटी में आपको पढ़ाया था, पॉलिटी के अंदर कि आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, जो फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, उसमें आपको एक्सप्रेस करने का, नॉलेज का, जानने का अधिकार है, और वही नहीं मिल पा रही है आपको, क्योंकि आप जान ही नहीं पा रहे हो कि कितना रुपया आया, किसको मिला, किसको नहीं मिला, वो सब कुछ नहीं मालूम पड़ पा रहा है। The center introduced several amendments through two Finance Acts, the Finance Act of 2017 and the Finance Act of 2016, both enacted as money bill. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इतने चेंजेस कर दिए गए कि पब्लिक को मालूम ही ना पड़े, और क्योंकि बिल बना था, बिल बनने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना होता है, गवर्नमेंट को लगा कि दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इन बिल्स को मनी बिल के फॉर्म में पास करवाया गया। और मनी बिल के बारे में आप जानते ही हो कि सिर्फ लोकसभा से पास करवाना होता है, राज्यसभा से पास करवाने की जरूरत इसको नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली उसको राज्यसभा से पास माना जाता है 14 डेज के अंदर। तो भैया मनी बिल क्यों बनाया, एक तो ये भी दिक्कत वाली बात है कि आपको अगर इतना ही सही लग रहा था तो आप दोनों ही हाउसेस इसको पास भी करवा सकते थे। देन पिटिशनर contested these amendments, asserting they were unconstitutional, infringed upon the doctrine of separation of powers, and violated an array of fundamental rights. तो जिन लोगों ने याचिका लगाई कि भैया इसकी जांच होनी चाहिए, उनका कहना ये है कि भैया अगर आप किसी भी नियम को या किसी भी एक्ट को मनी बिल डिक्लेयर कर दोगे तो वो पास हो ही जाएगा, चाहे तो कोई सा ही रूल बना दो फिर तो इन्होंने बोला कि इस तरीके से किसी को भी मनी बिल बना के पास करवा देना असंवैधानिक होता है। असंवैधानिक मतलब संविधान के तहत सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में इसका ट्रांसलेशन, तो ये जानकारी के अधिकार को कमजोर करना है, राइट टू नो वाला है ना, जानने का अधिकार है, जानकारी का अधिकार, जो भी आप इसको लिखना चाहें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय में यह माना है कि जानकारी का अधिकार विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के हक का अभिन्न हिस्सा है। मतलब हम सभी नागरिकों को जानने का अधिकार है, हर चीज के बारे में जानने का अधिकार है। केंद्र ने दो वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से कई संशोधन प्रस्तुत किए, जो दोनों धन विधेयक के रूप में पारित किए गए, दोनों को धन विधेयक बनाया गया। याचिकाकर्ताओं ने इन संशोधनों का विरोध किया, यह कहकर कि वे असंवैधानिक हैं, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और मौलिक अधिकारों की एक विविधता का उल्लंघन करते हैं। शक्ति के पृथक्करण का मतलब हुआ कि हर किसी का अपना अपना काम है, जैसे हमारे घर में पापा का कुछ काम है, मम्मी का कुछ काम है, आपका कुछ काम है। अब ऐसा नहीं कि एक ही इंसान सारे काम कर रहा है और बाकी लोगों को भगा दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे ही हमारी कंट्री को चलाने के लिए एक काम संसद का है, एक काम विधायिका का है, एक काम न्यायपालिका का है, तीनों के अलग अलग काम है ना। तो उन्होंने बोला कि यार शक्तियों का क्या है, पृथक्करण है, पृथक्करण नहीं, शक्तियां अलग अलग बटी हुई हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप सारे काम करने लग जाए तो बाकी दो की जरूरत पड़ेगी ही नहीं ना, तो वो चीज गलत हो गई। तो ये था अगला दिक्कत जिसकी वजह से इसको डाउट में रखा गया। फिर अगली चीज बोला गया है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन इससे तो पैसे और बढ़ गए। तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है, भैया उसी की दिक्कत आ गई। सपोज कर लो अगर बहुत सारे पैसे हों तो करप्शन बढ़ सकता है ना फिर तो जो बोला जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वही दिक्कत में आ गया। तो पांचवी जो दिक्कत थी इसके अंदर वो था अंडरमाइनिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स withhold information from citizens offering no transparency। तो पहली बात देखो कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं इसके अंदर, मालूम ही नहीं पड़ रहा कि पैसे कहां से आए और किसके पास गए। डिस्पाइट क्लेम्स ऑफ anonymity, the current government retain access to donor details obtainable from the State Bank of India। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट में है वो तो पता लगा सकते हैं, पता लगा ही लेंगे कि कहां से पैसे आए, बट जो लोग गवर्नमेंट में नहीं है ना, वो नहीं पता लगा पाएंगे, उनके लिए दिक्कत है। तो this suggests that the ruling government could exploit such information to interfere
with the integrity of free and fair elections। तो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना, वो इंटरफियर कर सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। क्योंकि मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड मिला जो कि ऑपोजिशन पार्टी है, तो रूलिंग गवर्नमेंट उसको परेशान कर सकती है, उस ग्रुप को जिसने पैसे दिए हैं या फिर बॉन्ड खरीदा है। ठीक है, तो ये दिक्कत थी इसमें। इसी का हिंदी समझिए तो मुफ्त यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। कैसे है? चुनावी बॉन्ड नागरिकों को कोई विवरण नहीं प्रदान करते हैं, यानी आम इंसान को तो नहीं मालूम पड़ेगा, कहे गए गुप्तता सरकार को नहीं लगती है, मतलब लेकिन सरकार पता लगा पाएगी कि किसने दिया, कितना रुपया दिया। जो सदैव डोनर विवरण को राज्य बैंक ऑफ इंडिया से डेटा मांगकर प्राप्त कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट चाहे तो एसबीआई से कभी भी डेटा मंगवा सकती है, बताओ कहाँ से रुपया है, किसने दिया। इसका अर्थ है कि सत्ताधारी सरकार जो उस टाइम गवर्नमेंट में होगा इस सूचना का उपयोग कर सकती है, और मुफ्त और निष्पक्ष चुनाव का जो बोला जाता है कि होने चाहिए, वो गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। हो सकता है वो मुफ्त और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पे ना हो पाए। तो अभी तक की ये 5 दिक्कतें थी। इसके बाद ये 6 टर्म समझिए, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये क्या होता है। तो इसलिए आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो देखो आप लोग। क्रोनी कैपिटलिज्म का मीनिंग क्या होता है? जब गवर्नमेंट और बिजनेसमैन आपस में मिल जाए और एक दूसरे को फायदा पहुंचाए और आम जनता को फायदा ना मिल पाए। ये फोटो ध्यान देखिए आप लोग, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट, ये बिजनेसमैन और ये गवर्नमेंट आपस में मिल जाए और आम पब्लिक को फायदा ना मिल पाए, तो उसे बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम abolishes previous constraint on political contribution, enabling affluent corporation to finance elections, thereby fostering crony capitalism। क्या दिक्कत, क्या बोला जा रहा है इसमें, वो समझो हिंदी में देखो कि चुनावी बॉन्ड योजना पर्याप्त पूर्ववर्ती प्रतिबंधों को तो हटा देती है और प्रभावी रूप से समृद्ध कारोबारियों को चुनावों का वित्त प्रदान करने की अनुमति देती है, जिससे क्रोनी पूंजीवाद के लिए मार्ग खुल जाता है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि यार वो अभी तक पैसे कहाँ से आ रहे थे, किस फॉर्म में आ रहे थे, वो तो सॉर्ट आउट हो गया, मालूम पड़ गया कि पैसे ऐसे आएंगे। लेकिन क्योंकि ये पैसे जो दे रहे हैं वो बड़े बड़े बिजनेसेस वाले लोग देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और बड़ी कंपनियां आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर आगे काम कर सकते हैं। तो इससे जो नया फॉर्म बनेगा उसे ही बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। तो क्रोनी पूंजीवाद एक आर्थिक तंत्र है जिसमें व्यापार के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ और परस्पर लाभकारी संबंध होते हैं, यानी गवर्नमेंट और बिजनेसमैन को आपस में फायदा हो जाए, ये डेवलप हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब हुआ क्या सॉरी अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज करने के बारे में बोला। हालांकि खारिज तो पूरी तरीके से कब होगा कि नहीं मालूम, लेकिन अभी जो करंट में न्यूज में चल रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया है और उसमें बोला गया है कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज का कौन कौन से मनी पहुंची, यानी किस किसने दिया और कितना पैसा पहुंचा, बताओ। तो किसने दिया वही बताओ, किसके पास पहुंचा यही बताओ। और ये भी चल रहा है, आप पेपर उठाकर देखोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा, बहुत ज्यादा न्यूज में है, हर जगह न्यूज में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कल रात को लिस्ट आई है 10:30 बजे के आसपास, कौन कौन सी कंपनी ने कितना पैसा दिया, तो थोड़ा सा आप देखोगे, है ना। हालांकि अब उम्मीद है, जैसी अपनी क्लासेस रहती हैं, 3 दिन क्लास रहेगी, मैंने ग्रुप पे डाल भी दिया है, मंडे, ठीक है, और वही फ्राइडे एंड सैटरडे। अभी समझ में आया आप लोगों को जो ये पढ़ाया है? थोड़ा आप लोग भी अपने एंड में तैयारी करिएगा, और जो पेपर्स वाली आपको पीडीएफ भेजी हुई है जिसमें यूपीएससी के अलावा 20-25 साल जो भी पेपर दिए हुए पुराने वाले, वो रट लो। रटने का मतलब ये हुआ, जो क्वेश्चन याद कर सकते हैं वो याद कर लीजिए, जिन टॉपिक्स को आप जान पा रहे हो उसे पढ़िए बार बार, ठीक है। रिमेनिंग हम अब पूरे साल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स
या फिर जिसे बोल सकते हो करंट अफेयर्स प्लस जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको डिस्कस करके पढ़ा देंगे क्लास के अंदर। तो ये वाला बहुत ही लाइमलाइट में हॉट टॉपिक है, बहुत ज्यादा जो चल रहा है अभी करंट में। आधा पार्ट हो गया है, आधा और करा देंगे इसका। जैसे कि हमने बॉन्ड के बारे में समझ लिया क्या क्या है, फिर अब सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे डिसीजन जो आया और उससे क्या क्या चीज निकल के आई उसके बारे में थोड़ा सा और रह रहा है। तो 2 पार्ट में ही करना है, वैसे भी इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, आई थिंक कल ही है सैटरडे, कल आप लोग आइए। प्लस अपने एंड पर भी पेपर वगैरह थोड़ा पढ़ो, जब आप क्रॉस क्वेश्चन पूछोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आ पा रहा है। ओके, वीडियो समझ में आ पा रही है? अभी जो पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया? पहले ये बताइए। हाँ, विजय, पूनम, प्रभजोत, समझ में है? ठीक है। ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वो अभी आपको भेज रहा हूँ, आप लोग उसको ही पढ़ सकते हो पूरा। एंड हाँ, आप अपने अलग अलग सोर्स पे भी पढ़ सकते हो इसको। रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल वाले क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके देन, गुड नाइट। और ये पीडीएफ आपको अभी 2 मिनट में मिल जाएगी आपके वही टेलीग्राम वगैरह चैनल पर। ठीक है, ओके देन, गुड नाइट।